हम आपके सामने आज का बाजार कैसे बंद हुआ इसकी पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट के अंदर इस समय क्या हो रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे और आज की कुछ अहम खबरें भी आपके सामने उतारेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बाजार पर नज़र डालते हैं। मार्केट के अंदर आज फिर से एक रेंज का कारोबार हुआ, लेकिन इस रेंज के अंदर हमने अपर एंड को आज मेंटेन रखा। आज सेकंड डे था जब 18 दिन का लंबा कंसोलिडेशन 18,700 के ऊपर क्लोज हुआ। इससे पहले भी हमारी क्लोजिंग 18,700 के ऊपर हो चुकी है। आज ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट ठीक थे, हालांकि ओपनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 800 के आसपास खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद आज बाजार एक छोटे दायरे में ट्रेड करते रह गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों अलग अलग ट्रेड किए। निफ्टी में भी आप देखेंगे तो 40 पॉइंट की तेजी थी, वहीं करीब 90 पॉइंट का नुकसान निफ्टी बैंक में था। निफ्टी बैंक का सेकंड डे है जब वो 44,000 के नीचे बार बार आके ट्रेड कर रहा है और इसको मेंटेन करने भर की सिर्फ कोशिश कर रहा है, जबकि निफ्टी की अटेम्प्ट ज़्यादा बेहतर है और वो आज रिलायंस की बदौलत इस लेवल पे जाके बंद होने में कामयाब हो गया। एडवांस डिक्लाइन भी आप देख रहे होंगे तो 1100 शेयर प्लस में आपको दिख रहे हैं और करीब 950 शेयरों के अंदर दबाव था। हालांकि जब हमने ओपन किया था तब भी करीब 1100 से 1200 शेयर बढ़कर खोल रहे थे, लेकिन उस समय डिक्लाइंस की संख्या थी 250, यानी कि आज दिन भर के बाजार के अंदर ज़्यादातर शेयर्स ने कल के लेवल्स में से प्रॉफिट बुकिंग कराई है, इसलिए एडवांस डिक्लाइन ये आके बना अगर आप इसको सुबह से कंपेयर कर रहे हैं तो। अब आ जाते हैं आज मार्केट के टॉप गेनर्स लूजर्स, कौन कौन से शेयर ऐसे थे बनते हुए दिखे। सबसे पहले मैं आता हूं आज के मार्केट के टॉप गेनर्स पे, जहां पर आज थोड़ी सी हमको स्ट्रेंथ आते हुए दिखी। टाटा कम्युनिकेशन कंज्यूमर्स इनफैक्ट ये सबसे ऊपर रहा, करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती इस शेयर में हमको मिली है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है टाटा स्टील, ये 2.5%। ग्रासिम के अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया 2.5% और JSW स्टील के अंदर भी 2% की तेज़ी है। आप इन चार में से दो हिस्सों में ये देख रहे होंगे कि स्टील कंपनीज तेज़ हैं, एक हिस्से में आप ये देख रहे हो कि कंजम्पशन वाला शेयर तेज़ है जिसको हम FMCG कहते हैं जो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, और एक हिस्से में आप ये देख रहे हो कि टाटा ग्रुप की दो बड़ी कंपनीज शामिल हैं। अब आते कमज़ोरी वाले शेयर जो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसमें बजाज फाइनेंस आज कमज़ोर हुआ है, वहाँ पे थोड़ा नुकसान था। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल और इंडसन बैंक ये कुछ एक शेयर्स थे जिनकी आज परसेंटेज में गिरावट करीब 1% की थी। कोई भी ऐसा शेयर नहीं है इंडसन बैंक को छोड़कर जहां पर करीब 1% का आंकड़ा आपको दिखा हो, ज़्यादातर करीब 0.25% में आकर रुक गए हैं। इन्हीं सभी शेयर्स में जो मैंने आपको ताज़ा खरीदारी क्वालिटी वाले बताए, उसमें टाटा कंज्यूमर्स ने आज साल का हाई टेस्ट किया है। NTPC, BPCL और अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी आज साल का नया हाई टेस्ट कर दिया। ये जो आप तेज़ी वाले शेयर्स देख रहे हैं इसमें से एक दो शेयर ऐसे हैं और ये पूरी सूची वो है जिन्होंने आज साल का नया हाई टेस्ट किया है। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में, वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको आज फर्टिलाइज़र शेयर में काफ़ी दम दिखेगा। असल में सरकार सल्फर कोटेड यूरिया की बातचीत कर रही है जो MRP पे देगी और जो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। सरकार की बैलेंस शीट सब्सिडी के तौर पर बच के हो जाएगी, तो इसलिए कई सारे हिस्सों से आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखे। हालांकि बाद में पता लगा कि कैबिनेट की बैठक में आज ये फैसला नहीं हो रहा, ये फैसला अगले हफ्ते जाके होगा, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर बस था। आज एस्टर DM, शाम मेटेलिक्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ये कुछ एक और शेयर्स थे जिनका परसेंटेज 5 से ऊपर था, यानी कि 5% से ज़्यादा शेयर चले। अब वो सूची आएगी आपकी स्क्रीन पर जो आज मिड कैप के लूजर्स बने हैं। उसमें आप देखेंगे जोमेटो के अंदर लास्ट में 2 घंटे के अंदर एक अच्छा कट लगा। टाटा टेली टूट गया 5% नीचे। स्विट्जरलैंड के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये 16 रुपये तक पहुंच गया था। KPIT टेक भी करीब 4% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। इन्हीं जो सूची आपने देखी बढ़ने वाले शेयर्स में, उसमें आपको दिखेगा फिलिप्स कार्बन ब्लैक का शेयर जिसने आज साल का नया हाई टेस्ट किया है, एस्टर DM जिसने साल का नया हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा 3i इंडिया का और क्राफ्ट्समैन्स का भी आज साल का नया हाई टेस्ट हुआ है। ये आप अपनी स्क्रीन पर सारे ग्राफिक्स के ज़रिए आप देख पा रहे हैं। रही बात वादा शेयर्स की, तो आज ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखा होगा रिलायंस की वजह से। और अगर आप निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर या गेनर्स देख रहे हैं तो आज निफ्टी के टोटल 50 शेयर्स में से आज जो बढ़ने वाले शेयर्स थे उनकी संख्या थी करीब 28, गिरने वाले शेयर्स की संख्या थी 22 और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस था जिसने आज निफ्टी को करीब 25 पॉइंट दिए। दूसरा कंट्रीब्यूटर टाटा की दो बड़ी कंपनियां टाटा कंज्यूमर्स और टाटा स्टील थी, और तीसरा था HUL जिसने आज बाजार की हेल्प की। और जो कमज़ोर था वो था ICICI और एक्सिस बैंक। और आज IT में मुनाफा वसूली का दिन था। एक रिपोर्ट आने के बाद ये ज़्यादातर IT कंपनीज आज आपको टूटती हुई दिखी हैं। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर आज एक कंसोलिडेशन का, लेकिन निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन से थोड़ा ऊपर पहुंचने का दिन है। अगर कल
एफओएमसी की बैठक से कुछ भी अच्छा निकल के आता है शाम को और हमको गैप मिलता है तो हम ऑल टाइम हाई के और करीब पहुंच जाएंगे, जो कि 18,887 का है। 1 दिसंबर 2022 को हमने लगाया था। करीब करीब 195 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हम नया ऑल टाइम हाई टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इक्विटी मार्केट का हाल चाल था। विश्व मोहन अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको ये बताएंगे आप कमोडिटीज़ मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। विश्व मोहन बताएं। ये अगर कमोडिटी मार्केट की अगर आज हम बात करें तो सबसे पहले कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चा तेल कल 3% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी थी और आज भी वो तेज़ी कंटिन्यू हो रही है। ब्रेंट क्रूड का $75 के ऊपर आ चुका है। WTI क्रूड भी $70 के ऊपर आ चुका है। रिकवरी की वजह यह है चाइना में जिस तरह से शॉर्ट टर्म के लेंडिंग रेट्स में कटौती की गई थी और लग रहा है कि स्टिमुलस का एक बैच वहां से जारी हो सकता है। वहां पे धीरे धीरे और भी कुछ राहत पैकेज आ सकते हैं, उस उम्मीद में यहाँ पर कच्चा तेल चल रहा है। हालांकि अब पूरी तरह से नज़र फेड की बैठक पर है, वहाँ किस तरह से गाइडेंस मिलते हैं और वही वजह है कि आज बुलियन मार्केट में गोल्ड एक दायरे में है। असमंजस की स्थिति है कि किस तरह की चाल वहाँ पर रहती है, फेड का स्टांस क्या रहता है। हालांकि जो ट्रेडर्स का एक बड़ा ग्रुप है वो यही मानकर चल रहा है कि इस बार ब्याज दरें जो बढ़ोतरी लगातार हो रही थी उसमें पॉज लगाया जा सकता है, लेकिन जुलाई की बैठक में हो सकता है कि ब्याज दरें फिर से बढ़ाई जा सके और जो टोन हो सकता है वो हॉकिश हो सकता है, क्योंकि अभी भी फेड को लगता है जिस तरह से रिटेल कंज्यूमर्स के जो रिटेल में जो स्पेंडिंग के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो काफ़ी भी अब ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसे लग रहा है कि महंगाई अब एक स्टिकनेस हो रहा है, एक गिरावट के बाद अब एक में आ गया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने वाला नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा कमी की संभावना नहीं लग रही है और यही वजह है कि फेड का रुख आगे भी सख्त रह सकता है और इस वजह से गोल्ड दायरे में है। लेकिन चांदी में लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग आ रही है, धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी लौट रही है, लेकिन पूरी तरह से नया मूव अब दिखेगा फेड के बैठक के बाद। वहीं से एक डिसाइसिव चाल हम आगे देख सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये कमोडिटीज मार्केट का हाल चाल आप बता रहे थे। विश्वमोहन शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपके सामने लेके आते हैं प्रकाश की। प्रकाश ने आज सुबह हमको ये जानकारी 2 हिस्सों में दी। पहले ही एक फर्टिलाइज़र की कि उसको लेकर चर्चा चल रही है और दूसरी खबर थी स्टील को लेकर कि सरकार देश की स्टील कंपनीज के लिए थोड़ा सा फ़ायदे का बात कर रही है। वो इम्पोर्ट ड्यूटी को वापस रीइंट्रोड्यूस करने को लगा रही है ताकि बाहर से जो चाइना से खासकर इंपोर्ट वाली जो चीज़ें हैं थोड़ी कम की जाएं और भारत की जो स्टील कंपनीज हैं उनको थोड़ा मौका ज़्यादा मिले। हालांकि इससे होता क्या है कि स्टील थोड़ा महंगा हो जाता है, जो बाहर आता है फिर से उसका डिपेंडेंस जो है भारतीय स्टील कंपनीज पे बढ़ जाती है। ये सरकार की अपनी सोच है जिसके तहत वो ड्यूटी हटाती और लगाती दोनों काम करती है। प्रकाश से एक बार पूरी खबर समझ लेते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। प्रकाश बताएं आप। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार कुछ कैटेगरी के जो चाइनीज स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं उसके इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके हितों की रक्षा की जा सके और जल्द ही स्टील मंत्रालय इस मसले पर वित्त मंत्रालय से संपर्क करने वाला है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस वक्त स्टील मंत्रालय इंडस्ट्री की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिए गए हैं उसकी समीक्षा कर रहा है और ये देख रहा है कि इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कितना नुकसान हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री ने पहले ही इस मसले पर वित्त मंत्रालय और स्टील मंत्रालय से संपर्क किया है और ये कहा है कि जो चाइना की तरफ से कुछ कैटेगरी में जो भारी डंपिंग हो रही है उसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कुछ मामलों में जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं वो रॉ मटेरियल प्राइसेस से भी कम है। ऐसे में सरकार को इस मसले पर तुरंत दखल देना चाहिए। अगर आप उन डेटा पर नज़र डालें जो कि इंडस्ट्री ने सौंपे हैं उसके हिसाब से एक तरफ जहां 2020 में जो चाइना की तरफ से इंपोर्ट किया जा रहा था इंडियन मार्केट में वो उसका आंकड़ा जस्ट 5.5% था, वो 2022 में बढ़कर करीब 33% हो गया। उसी तरीके से DGTR का इन्वेस्टिगेशन भी ये कहता है कि 2021 में जब से काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी जो है खत्म किया गया है उसके बाद से चाइना की तरफ से जो इंपोर्ट्स है उसमें करीब 44% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। लिहाजा इन सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या इंपोर्ट ड्यूटी जो है कुछ कैटेगरी के जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगाए जा सकते हैं। इस पर सरकार इस वक्त विचार कर रही है। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए। जब स्टील की बात हो रही है तो कुल मिला के मेटल्स की बात भी कर लेते हैं और इसका भी सेम कनेक्शन है चाइना।
जब जब चाइना के अंदर कोई भी उथल पुथल होगी, रेट बढ़ाने घटाने ग्रोथ को लेकर होगी, तो सबसे पहले इम्पैक्ट मेटल्स पर ही आएगा। आशीषा के पास पूरी जानकारी है कि मेटल शेयर आज क्यों चले और इसके पीछे के कारण क्या क्या बने। आशीषा बताएं आप। जी हाँ, मेटल शेयरों में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। याद रखें, चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ग्लोबल कंज्यूमर है मेटल्स का, और चाइना से कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है पूरे मेटल सेक्टर के लिए। कल चाइना ने रेट कट अनाउंस किया, 2% से रेट्स घटाकर 1.9% पर ला दिए गए हैं, जो सबसे पहला कट है अगस्त 2022 से। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट कर ये स्टेप, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ेगी और मेटल कंपनीज के लिए रेट कट और इकोनॉमी को बूस्ट करने के कोई भी स्टेप्स पॉजिटिव होते हैं, जिसके चलते मेटल शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट चाइनीज़ डिमांड की बात करें तो पिछले कई महीनों में चाइनीज़ डिमांड काफ़ी कमज़ोर रही है और उसी के रिपरकशंस इंडियन स्टील सेक्टर पर भी देखने को मिले हैं। चाइनीज़ डिमांड काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के, और इंडिया में इम्पोर्ट्स भी बढ़ गए हैं, जिसके चलते इंडियन स्टील प्राइसेस काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं पिछले कई महीनों में। ईयर टू डेट बात करें तो निफ्टी 50 में हमने 3% की तेज़ी देखी है, लेकिन निफ्टी मेटल इंडेक्स 10% से गिरा है ईयर टू डेट बेसिस पर। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल रिसेशनरी कंसर्न्स कुछ वजह है जिसके चलते मेटल इंडेक्स निफ्टी मेटल इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है ईयर टू डेट। आज ऑफकोर्स अच्छी खबर आती हुई नजर आ रही है चाइना से, जिसके चलते सभी मेटल स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीषा आपका ये जानकारी देने के लिए। अब क्योंकि मेटल्स का सीधा सरोकार रियल एस्टेट से भी है और वहाँ से जुड़ी हुई खबर हम आपको बताते हैं कि आज रियल एस्टेट के शेयर क्यों तेज़ हो रहे थे। ममाक्षी, आप बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, अगर हम देखें तो निफ्टी इंडेक्स के मुकाबले निफ्टी रियल्टी ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट सेक्टोरल गेनर्स की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी रियल्टी ने ईयर टू डेट बेसिस पर सारे ही सेक्टोरल इंडाइसेस को भी आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी रियल्टी में करीब 20% की ग्रोथ हमने देखी है। इसके अलावा अगर हम देखें क्या ऐसे ट्रिगर्स है जिसके चलते ये आउट परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है। ओवरऑल पहले शुरुआत करते हैं हम प्री सेल से। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स की तरफ से रिकॉर्ड प्री सेल्स रिपोर्ट हुए हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मजबूत डिमांड से उनको अच्छा बेनिफिट नजर आ रहा है, और इनफैक्ट फोर्थ क्वार्टर में प्री सेल्स रिकॉर्ड हाई पर थे और ये इनफैक्ट बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स थे पिछले 16 साल। इनफैक्ट FY23 की ओवरऑल अगर हम सेल्स की बात करें तो ये बेस्ट एनुअल सेल्स रहे हैं पिछले 2 डेकेड्स में। तो ओवरऑल रिकॉर्ड प्री सेल्स तो रहे हैं। इसके अलावा आगे चलते FY24 में भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। 15 to 20% की ईयर ऑन ईयर गाइडेंस दी है प्री सेल्स की। ओवरऑल ग्रोथ लार्जली हायर लॉन्चेस के चलते ड्राइव होंगी। मजबूत बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी और एक ट्रिगर है कंपनीज के लिए। अगर हम देखें तो डेवलपर्स ने अपना लेवरेज जो है वो कम किया है। कैश कलेक्शंस भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज स्पेस से, और ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रहा है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट साइकिल की भी अगर हम बात करें तो जो पॉज आया है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर सेंटिमेंट सुधरता हुआ नज़र आ सकता है। खैर, ये तो हो गए सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, मगर इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ रिस्क भी नज़र आ रहे हैं। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो पहले हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी देखने मिली है सारे रियल्टी काउंटर्स में, और जो वैल्यूएशंस है काफ़ी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए वो 7 to 11 टाइम्स इम्प्लाइड EBITDA पर है FY24 के प्री सेल्स पर, और ये अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वो हायर एंड पास ट्रेडिंग रेंज के ऊपर है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस तो थोड़े से एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइजेस की बात करें, ये भी एक रिस्क है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा हमें दिखाता है कि हाई कोरिलेशन है प्राइसिंग और सेल्स में। अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्राइसेस तो शायद डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा कलेक्शंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, मगर आगे चलते अगर थोड़ा सा डिले आता है शेड्यूल में तो फिर यहाँ पर भी एक चैलेंज रह सकता है रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए। तो ऑल इन ऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और चैलेंजेस रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए, और इसी के चलते निफ्टी रियल्टी पर ज़रूर नज़र बनाए रखेगा। ठीक है ममाक्षी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बात करते हैं मोबाइल सेट से जुड़ी हुई। असल में क्या है कि सरकार ने चीन की मोबाइल
से बोला है कि अब भारत की जो कंपनियां हैं आप उसको अपना पार्टनर बना लीजिए मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। चीनी कंपनियां कितना आसानी से कर लेंगी स्टेप, कितना व्यवहारिक है, और इस सभी मुद्दों पर बातचीत की है मेरी सहयोगी सुमिता ने ICA के चेयरमैन पंकज महेंद्र से। आइए चर्चा आपको सुनाते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर महेंद्रू, हमें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ET Now स्वदेश पे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो मीटिंग हुई है हैंडसेट मेकर्स की इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, क्या कंसर्न्स रेज किए गए और क्या प्रायोरिटीज़ दिखाई गवर्नमेंट ने इस ये चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर्स जो हैं उनकी इंडिया की प्रेजेंस के ऊपर? तो ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत ही डिटर्मिन्ड है कि इंडिया का जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सब्सटैंशियल ग्रोथ हो, और आप वो देख रहे हैं उसकी इम्पैक्ट विजिबल है। इम्पैक्ट उसका क्वांटम लीप हुई है मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल फोन्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, खास करके मोबाइल फोन्स की। और उसके साथ दो चीज़ें और पे बहुत फोकस है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाई जाए, और जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्किल्स हैं, इंडियन कंपनीज की डेवलपमेंट और इंडियन टेक्निकल पर्सोनल एंड अदर पर्सोनल, उनकी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है। सो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ये एज ए एसोसिएशन हमको हमेशा मिलता रहता है गवर्नमेंट से, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर जी जान से काम करने की कोशिश करते हैं। और यही मैसेज जो आप कह रहे हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं कुछ चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ, एक्चुअली वो मीटिंग्स कुछ महीने पहले हुई हैं, तो यही मैसेज दिया गया था कि हम जो अननेसेसरी स्किल्स हैं जो वो इंपोर्ट ना करें, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो एक क्लियर मैसेज दिया गया था। सप्लाई चेन में इंडियन कंपनीज को इंडक्ट किया जाए, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाई जाए, और यहाँ से एक्सपोर्ट्स पे बहुत एम्फेसिस दिया जाए। ठीक है, तो ये चर्चा आपने सुन ली है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।